नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने अविनाश भैया का पहला वाला इंटरव्यू देखा होगा। आज फिर से अविनाश भैया मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश भैया, आपने हमारे लिए फिर से टाइम निकाला है। और आज देखिएगा, थोड़ा सा जो हिंदी माध्यम का जो ग्राफ गिर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्या कारण है और क्या विशेषताएं हैं जिनके कारण किस तरह से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और क्या कारण है जिनकी वजह से ग्राफ गिर रहा है, उनके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आपने अविनाश भैया को जानते हैं, पहले इंटरव्यू में आपने अविनाश भैया को देखा होगा, तो आप थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन अविनाश भैया अपने बारे में बताएंगे। पहले मैं बता दूं, हालांकि जैसा कि मैंने पहले आपको बता रखा था कि मैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से कोटा गांव है मेरा, छोटा सा कस्बा, मैं वहां से बिलोंग करता हूं। और मुखर्जी नगर में मैं 3 साल पहले आया हुआ था 2018 दरमियान। तब से मैं यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। और इसके पहले जो मेरी पढ़ाई हुई है वो इलाहाबाद से हुई है। और इलाहाबाद से मोस्टली मैंने क्लास 6 से लेके अपनी जो भी ग्रेजुएशन किया, और मास्टर दिल्ली से ही किया मैंने। और उसके बाद मैं इसमें लगा हूँ निरंतर। आज ये चौथा साल मेरा है, अटेम्प्ट में दे चुका हूँ एक। लेकिन ये कह लीजिए कि एक जहाँ से मैं निकल के आया वहाँ के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ लोगों को, माँ बाप को और अपने गार्जियंस को कि मुझे यहाँ भेजा। तो अविनाश भैया, हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आज हिंदी माध्यम को लेके कि अभी जो फिलहाल में हिंदी माध्यम का जो ग्राफ गिर रहा है उसके क्या कारण है। अगर आप दो कारण मेरे को बता पाएँ तो मेरे लिए पर्याप्त होंगे। देखिए, हिंदी माध्यम का जो ग्राफ गिर रहा है उसका एक पर्याप्त कारण तो हम स्वयं हैं। ये हमें स्वीकार करना होगा कि कहीं ना कहीं कमी हमें रह रही है। क्योंकि युद्ध जब दो योद्धाओं के बीच लड़ा जाता है, यहाँ पे हिंदी वर्सेस इंग्लिश की लड़ाई ही है। आईएएस तो दोनों है, लेकिन हिंदी वर्सेस इंग्लिश की जो लड़ाई है चल रही है, या जो सिलेक्शन होने की बात है, यहाँ पे दो योद्धा हैं। अगर ये योद्धा जीत रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरे योद्धे की कुछ रणनीति में कमी हो रही है, तभी तो अगला योद्धा जीत रहा है। अगर या तो फिर बराबर भी हो सकता है ना मैच। तो अगर हर बार हम हार रहे हैं, ये होता है कि एक बार हम जीतते एक बार वो जीतते तो समझ में आता, लेकिन हर बार हम हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने रणनीति में और अपने पढ़ाई में, और हमें ही नहीं, यहाँ तक कि हमारे जो पीछे के बैक पर्दे पे जो टीचर्स होते हैं, जो स्कूलिंग होती है, इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस माध्यम से सुधार किए करके पहले तो ये है। और दूसरा कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फील आ रहा है कि इन 3 साल 4 साल के दरमियान मैं जो देख रहा हूँ सीनियर्स को, कि हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ भी मैं तालमेल है मेरा, मैं मिलता रहता हूँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चों से भी मिलता रहता हूँ। तो ऐसा नहीं कि कहीं बहुत ज़्यादा अंतर पाता हूँ। भाषाई का थोड़ा अंतर समझ में आता है कि पर्सनल स्किल्स का, लेकिन बहुत ज़्यादा ये इसका अंतर तो मैं नहीं देखता हूँ। और अगर हिंदी मीडियम ग्राफ गिर रहा है तो कहीं ना कहीं एक कारण मैं यूपीएससी के चयन प्रक्रिया और जो ब्यूरोक्रेट्स आज टेक्नोक्रेट्स हो रहे हैं, जो पहले ब्यूरोक्रेट्स मांगा करते थे, आज गवर्नमेंट टेक्नोक्रेट्स मांग रही है, जो टेक्नोलॉजी को अच्छे से जान सके। और टेक्नोलॉजी को स्वाभाविक सी बात है, अच्छा सा वही जानेगा ना जो आईआईटी आईएम ये करके आया हो, बीटेक करके आया, एमटेक करके आया हो, या कहीं से एक विदेश से ऑक्सफोर्ड से डिग्री गया। जो यहाँ का बच्चा बीए बीएससी एमकॉम करके आया, वो बच्चा तो स्वाभाविक सी बात नहीं जानेगा। और जो आज समय की मांग है, स्वाभाविक सी बात है सरकार उस पर जा रही है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हमें निगलेक्ट कर दिया जाए। हमें हमारे माध्यम से पता चल रहा है, जहाँ तक कि हमने नॉलेज निकाला है, कि पिछली 2010 से देखा जाए और भी पहले से देखा जाए तो अभी तक हिंदी माध्यम के स्टूडेंटों को कोई भी प्रॉपरली आईएएस का पोस्ट नहीं मिला। एक गंगा सिंह जी को छोड़ के, यहाँ तक कि मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, एक गंगा सिंह जी को जरूर मिल गया था, लेकिन उनके अलावा किसी और स्टूडेंटों को क्या सर प्रीवियस 10 ईयर से अभी तक आईएएस का पोस्ट नहीं मिला। क्या कारण है सर? देखिए, जैसे आपने गंगा सिंह जी का नाम यहाँ पे लिया, तो जैसे कहते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा, तो यहाँ तो जीरे से भी कम है। ये तो मतलब सूरज को दिया दिखाना, जीरा तो थोड़ा कुछ होते हैं दाने, यहाँ तो सूरज को दिया दिखाना हो गया ना। कि गंगा सिंह जी हैं, या 2013 में भी एक लोग 101 रैंक 107 रैंक पे आईएएस बने थे, नो डाउट, लेकिन वो बहुत निम्न था कि बनेंगे, लेकिन बनेंगे नहीं बनेंगे पता नहीं, ये नहीं है। ऐसा था कि वो भी बन सकते हैं। यहाँ पे आईएएस की बात आप कर रहे हैं, तो वाकई में यूपीएससी में सबसे पहले तो हम आईएएस ही देखते हैं। आईपीएस, आईएफएस और फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन रेलवे सर्विस जितनी है वो तो बात की बात है। हम मेन तो टारगेट आईएएस का ही लेके चलते हैं, और हर स्टूडेंट का ये सपना होता है कि पहले तो आईएएस ही हो, क्योंकि जो सेवा करने के लिए मूलभूत से चीज़ें हैं, आवश्यकताएं हैं,
जो एक नाम फेम के लिए भी व्यक्ति इसमें जुड़ता है, ये निश्चित निसंदेह है कि इसमें इतना नाम, सम्मान, रुतबा और सब कुछ फैसिलिटीज़ हैं, इसकी ये एक आकर्षण का केंद्र है। तो इसकी वजह से इस सेवा में हम आना चाहते हैं। तो वो चीज़ तो एक आईएएस को मिलती है और इस वजह से आईएएस तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जहाँ तक देखा जाता है कि आईएएस का हिंदी मीडियम से एकदम ग्राफ चला जाना पहली बात। दूसरी बात कि इन 10 सालों में जब सीसैट लागू हुआ, उसमें यूपीएससी में हिंदी मीडियम का सिलेक्शन एकदम से धीरे धीरे ग्राफ जो नीचे गिरता चला जा रहा है कि पहले जहाँ पहले 30-40 थे, फिर 20 हुए, फिर 15, फिर 10, आज 7 हो गए और वो भी रिपीटेड हैं जहाँ तक देखा जा रहा है इस साल में कि कुछ न कहीं सेलेक्टेड थे यूपीएससी में कहीं ना कहीं। तो वो जो ग्राफ गिर रहा है ना, वो आईएएस तो छोड़ दीजिए आप, हम यूपीएससी में भी नहीं इंटर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद मुझे ऐसा लगता है कि गेम प्लानिंग बहुत लंबी चल रही, स्ट्रेटजी बहुत लंबी है। जैसे IB रॉ की 10 साल 5 साल प्लानिंग चलती है कि उसके बाद होगा, उसी तरह कहीं ना कहीं एक लंबी प्लानिंग चल रही है जिसके लिए हमें शायद उठ खड़ा होना पड़ेगा और अपनी मांगों को मांगना पड़ेगा। सर, जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ चीज़ों को, कि एक स्टूडेंट होता है जिसको एक हिंदी माध्यम से एक जिस तरह से आगे नहीं बढ़ने का जरिया है, उसी तरह से क्या पीटी और सीसेट में इसका कोई रोल अदा करता है हिंदी माध्यम, कि वहाँ पे भी स्टूडेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अपना नंबर इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं इस हिंदी माध्यम की वजह से? स्वाभाविक सी बात है। देखिए कि पहले जब लागू हुआ था सीसेट, तो ये हो रहा था कि नंबर दिए जाएंगे। आज तो क्वालिफाइंग मार्क जो 33% है वो एक अलग बात है। जब स्टार्टिंग में लागू हुआ था कि 14-15 में, जब 10 के बाद, तो ये देखा जा रहा था कि जब विज्ञान और गणित के नंबरों को करने पे ज़्यादा नंबर मिलता था। और स्वाभाविक सी बात है कि जो बच्चा बीए में कर रहा है वो 3 साल 5 साल जब स्कूलिंग और इन सबों से जब हट गया है, ट्रेंड से हट गया है, और जो बीटेक एमटेक आईएम से लड़के जो करके आ रहे हैं उनको साइंस और मैथ में पकड़ अच्छी लगातार बनी है, तो उन्होंने जो 2-3-4 साल 5 सालों में जो अपना ग्राफ को ऊपर उठाया है ना, तो मनोभावना कहीं ना कहीं बदल गई कि हम हिंदी मीडियम वाले हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ये जो जिसे कहते हैं ना कि मोटिवेशन या मन के हारे हार है मन के जीते जीत, वही खेल यहाँ चल रहा है कि हमें लगने लगा या हमारे सीनियर्स को लगने लगा कि ये तो कोई खेल नहीं है, या ये शायद अब हमसे ना हो पाएगा, या टीचर जो हमारे संस्थान है वो भी कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते कि हम तुम्हारा करा ही देंगे, या ये पढ़ लो ऐसा हो ही जाएगा। वो तो कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले अब तो सेलेक्ट हो रहे हैं या वही सिलेक्शन होंगे। और जो वहाँ पे बैठे हुए हैं इंटरव्यूअर, वो भी ये चाह रहे हैं आज की जो समय की के अनुसार कि इसमें हमारे लोग आए तो ज़्यादा अच्छा हो, यानी कि इंग्लिश माध्यम के। हाँ, इंग्लिश माध्यम के कह लीजिए, या जैसे जो इंटरव्यू में जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो बैठा हुआ बोर्ड में है, वो बीटेक का अगर बैठी बैठा हुआ, तो वहाँ पे जब बीटेक देखता है उसकी डिग्री ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि अपना कल्चर, अपना समुदाय सबको प्यारा लगता है। जैसे हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी विदेश में जाने के बाद भारत का झंडा और भारत के पीएम जाए तो अपनापन जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार कहीं ना कहीं बोर्ड में या पेपर के आंसर राइटिंग में जो इंग्लिश मीडियम के पेपर जो प्रोफेसर है जो चेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे जो जुड़ाव होता है ना, उसका प्लस पॉइंट मिलता है। और यहाँ तो साहब आधे नंबर से सिलेक्शन बाहर और सिलेक्शन अंदर होता है, वहाँ तो 2-2 4-4 आधा 10-10 नंबर का फ़र्क मिल जाता है। तो क्यों ना हिंदी मीडियम का ग्राफ गिरेगा। और रही बात सीसेट की, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब मैंने पहले बोला कि बच्चा जब हिंदी मीडियम से आ रहा है तो उसको वक्त लगता है इन सबों को समझने में। वो तो सोशल में तो इतना तगड़ा होता है कि आप डिबेट कभी करा लीजिए, कभी किसी सोशल की जानकारी बारे में हिंदी मीडियम का बच्चा वो परिस्थितियों से, परिवारों से, समाज से होके गुजरा होता है। उसे पता है कि हमें शासन कैसे करना है, कर की वसूली करके, और सरकार के नीतियों को कैसे लागू करवाना है, उसे पता होता है। लेकिन सीसेट के आने की वजह से कहीं ना कहीं जो ग्राफ हिंदी मीडियम का गिरा है वो बहुत सोचने के योग्य है, और हमें अपने आप में सुधार करने की ज़रूरत कहीं ना कहीं मांग रही है। और सरकार के दृष्टिकोण में मैं बताना चाहूँगा कि सरकार को भी कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या इसमें कहीं किसी सोची समझी साजिश का शिकार तो नहीं हो रहा हिंदी माध्यम। सर, मैं एक थोड़ा सा एक पूछ लेता हूं ताकि हर बात हिंदी मीडियम के फेवर में ना हो। सन 2000 से लेके और लगभग 2004-2005 के पीरियड में हिंदी माध्यम को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मिला था, बढ़ावा मिला था, वो क्या रीज़न था सर? वो रीज़न जैसे कहा जाता है कि हर खेल राजनीति से तय होता है जी। तो राजनीति में उस वक्त खेल जो था, यूपी बिहार का जो प्रतिसत्ता थी जी, वो कहीं ना कहीं विपक्ष की सरकार और जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये देखा जाता था कि इसका बुलबाला चलता था। उनको यहाँ से राजनीति चमकानी थी, तो उसको उन्होंने ध्यान दिया। लेकिन आज के समय में जो देखा जा रहा है, प्रवृत्तियाँ जो बढ़ी हैं कि जो राइटिस्ट सरकार जिसे कहा जाता है, जो बीजेपी गवर्नमेंट, ये जो भी कह लीजिए आप, मैं डायरेक्टली नहीं कहना चाह रहा हूँ, पीछे की बात सबको पता है, बस मैं एक संकेत कर रहा हूँ कि जो मांग आज उठी है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर क्षेत्र की ज़्यादा उठ रही है।
सोशल के बजाय वो कंप्यूटर की दुनिया में ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, चाहे वो मार्केटिंग का काम हो, चाहे व्यापार का काम हो, चाहे किसी की पढ़ाई के काम हो, संसाधन हो, तो वो व्यक्ति वही मांग कर रहे हैं जो बहुत पहले से ट्रेंड हो। और हम वास्तविकता है कि भाई हम सोशल से आए हुए बीए बीएससी का लड़का उतना ज़्यादा ट्रेंड टेक्नोलॉजी की दुनिया से नहीं होता है, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हमारी भागीदारी आप ख़त्म कर दीजिए। आप ये कहते हैं कि सबकी साथ सबका विकास, सबकी भागीदारी हो, और जो ज़्यादा हो उसकी ज़्यादा भागीदारी हो। इसी का ये एग्जाम्पल होता है ना कि जिसके बीजेपी या जिसके एमपी एमएलए ज़्यादा हो वही नेता बनेगा, वही पीएम सीएम जो बनेगा। तो इसका कहने का मतलब तो हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत ज़्यादा बनने चाहिए। इसके का मतलब कि आरक्षण हो या इसका माध्यम हो। लेकिन हमारा ये तर्क है कि नहीं यार, जो योग्य है उसको बनाओ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऊपर बैठ जाने पे या आपको जो सत्ता शासन बैठाया गया है उसमें कहीं ना कहीं आप बदलाव करते जाओ और नीचे वालों को कहो कि नहीं इंग्लिश सही है कि फॉरेन सर्विस में तो आपको इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। तो ठीक है, माना फॉरेन सर्विस में इंग्लिश चाहिए तो एक काम करो, आप फॉरेन सर्विस अलग कर दो। जैसे आईबी का एग्ज़ाम अलग होता है, एनडीए का एग्ज़ाम अलग होता है, और फॉरेन सर्विस का एग्ज़ाम अलग कर दो, केवल उसमें इंग्लिश चाहिए ना। हमारे देश में शासन चलाने के लिए तो इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है ना। आईएएस आईपीएस के लिए तो इंग्लिश ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ तो हमें आम जनता से डायरेक्ट मिल रहा है ना। आप आईएफएस को क्यों नहीं अलग कर देते हो? ठीक है, आप आईएफएस का बहाना लेके और आप उन जनताओं को बेवकूफ़ बना रहे हो कि हाँ आईएफएस में इंग्लिश चाहिए होता है, विदेश सर्विस करना है। विदेश सेवा को छोड़ के बाकी और सब में तो हिंदी में काम चल रहा है ना। फिर आप उसको ज़्यादा इतना, जो हमारी मातृभाषा, जो हमारी संस्कृति पहचान है हिंदी, उसको छोड़ के आप कहीं ना कहीं इंग्लिश के माध्यम से जा रहे हो, विदेशी कल्चर पे जा रहे हो, जो जिसके हम गुलाम रहे हैं। आज चाइना प्रोग्रेस इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपनी मातृभाषा में करता है काम, हर एक चीज़, टेलीकॉम बात करना और सब कुछ करता है। आज जापान इसलिए प्रोग्रेस कर रहा है इतने युद्ध होने के बावजूद भी कि वो अपने मातृभाषा में काम करता है। अमेरिका हो या लंदन, वो अपनी मातृभाषा में काम करते हैं, बात बोल चाल करते हैं। लेकिन हम यहीं इंडिया में रह के लोग हिंदी वर्सेस इंग्लिश की लड़ाई हो रही है, जो कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। सर अभी एक फिलहाल में थोड़ा सा आप चलिए, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस क्षेत्र में जा रहे हैं, सरकार किस क्षेत्र में हमें ले जाना चाहती है, कहीं ना कहीं ये हमें तय करना होगा। आज तय करना होगा कि हम अपनी घर में ही, अपने लोगों के बीच ही हम बेइज्जती महसूस कर रहे हैं कि हम हिंदी में बोलेंगे तो हम कमज़ोर कहलाएंगे और इंग्लिश बोलेंगे तो हम महान कहलाएंगे। सर जैसे मैंने कहा कि पानी है जी, उसको आप शीशे के गिलास में पीजिए, चाहे लोहे के गिलास में पीजिए, चाहे सोने के गिलास में पीजिए, प्यास पानी से बुझती है, ना कि गिलास को देखने से या गिलास में रखने से। यहाँ पानी को महत्व दीजिए, आप ग्लास को महत्व देना शुरू कर दिए हैं। देखिएगा अविनाश भैया ने कितना अच्छा एग्जाम्पल देके आप लोगों के लिए समझाया है कि अगर आपको पानी की नीड है तो डिपेंड नहीं करता कि आप चांदी के गिलास में पानी पीते हैं, लोहे के गिलास में पानी पीते हैं, कांच के में। डिपेंड करता है कि आपको प्यास बुझानी है तो आपको जल की आवश्यकता है, ना कि चांदी सोने की। उसी तरह से अगर आपको एक निखरा हुआ ऑफिसर चाहिए तो आप भाषा लैंग्वेज को दूर रखिएगा और उस तरह से चयन प्रक्रिया को कंटिन्यू कीजिएगा जिस तरह से कि इंग्लिश और हिंदी माध्यम का भेदभाव ना हो। अभी फिलहाल में जो लेटेस्ट आंकड़े आ रहे हैं उनमें से एक चीज़ पता चल रहा है कि टॉप 100 में कोई ढूंढने से नहीं मिल रहा है। और प्लस में अगर एक थोड़ा सा मैं जर्नल वालों का एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि जर्नल में मात्र ये जो हिंदी माध्यम का जो नाक बचाए हुए हैं, एक तरह से इज्जत बचाए हुए हैं, वो SC ST वाले बचाए हुए। क्या ये सच है भैया? हाँ, ये तो है, क्योंकि उनको आरक्षण के नाम पे उनकी जो भर्तियां की जाती हैं जी, उसकी वजह से ये सिलेक्शन है कि चलो ठीक है हिंदी मीडियम का लड़का हुआ। अगर आरक्षण यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए तो शायद हम उस इर्द गिर्द भी ना घूमें। आप ये कह सकते हैं कि आप 100 की बात करते हैं, टॉप 200 300 में भी नहीं है साहब। आप तो 350 हैं, 337वें रैंक पे हैं आप 2 साल 3 साल दरमियान। अच्छा, अगर ये हिंदी माध्यम का ये लोग अगर चाहें आरक्षण खत्म कर दें तो फिर उसके बाद में तो हिंदी माध्यम का नामो निशानी खत्म हो जाएगा, फिर नाम मात्र के लिए हिंदी माध्यम रह जाएगा, चलाना ही बेकार है। आयोग अगर ये कह दे आज कि आरक्षण हम किसी जातियों को नहीं देंगे, तो मैं आज लिख के देता हूँ कि अगले साल बहुत या उसके अगले साल हिंदी मीडियम क्या मीडियम ही गायब हो जाएगा, केवल इंग्लिश ही रहेगा। फिर अगले साल लागू कर देंगे कि बच्चा तो इसमें पढ़ता ही नहीं है और इंग्लिश में ही सारी चीज़ें होंगी और वही इंपॉर्टेंट। जैसे IIT के लिए मस्ट है कि आपको मैथ आना चाहिए और मेडिकल के लिए मस्ट है कि आपको बायोलॉजी आनी ही चाहिए, उसी तरह ये कह देंगे कि IAS के लिए मस्ट है कि इंग्लिश में ही सारे पेपर होने चाहिए। ये यहाँ पे तय कर देंगे क्राइटेरिया। और इसके लिए अगर हम हिंदी मीडियम के लोग या हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग, क्या हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स, इंस्टीट्यूट अगर उठ खड़ा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसके अस्तित्व का सवाल है कि क्या उसके सपने केवल सपने रह जाएंगे, क्या उसके बच्चे वही
समय आ जाएगा जब राजा के बेटा राजा होगा, या आज लोकतंत्र में जिसके पास काबिलियत हो वो भी हो सकता है तो मालिक। जी अविनाश भैया, क्या हम एक तरह से ये देख सकते हैं कि अभी 2014 में जो जिस तरह से हमने आंदोलन करके अपनी मांगों को मंगवाया था, थोड़ा बहुत झुकाया था यूपीएससी को, क्या फिर से वही दौर लाना जरूरी है? क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, ये भगत सिंह की लाइन है, तो क्या इस प्रकार से थोड़ा बहुत कोई हो सकता है उसमें? स्वाभाविक सी बात है कि हर बदलाव, या भारत की बात कह लीजिए तो भारत को स्वतंत्रता भी तो आंदोलन से मिली जी या दुनिया में स्वतंत्रता को स्वतंत्रता चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आंदोलन से ही मिलती है। हम अपनी बातों को रखते हैं, जो सत्ता शासन में बैठा होता है, जो आज मजबूत स्थिति में होता है, हम उससे डायरेक्ट लड़ तो नहीं सकते आज, नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से अपनी बातों को आंदोलन के रूप में अपने जो हमारे पास मैन पावर है, मास पावर है, उसका प्रयोग करके हम अपनी बातों को रखते हैं। क्योंकि एक घर में 4 लड़का हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि बड़ा लड़का बड़ा है तो उसकी सारी संपत्ति हो। छोटा लड़का भी उसी माँ बाप का खून है, उसी परिवार का वंश का पुत्र है, तो उसका भी राइट्स है। हम ये नहीं कहते कि बड़े लड़के ने काम नहीं किया, लेकिन मौका मिलने पे छोटा लड़का भी शायद उससे अच्छा करके दिखाए। इसके लिए उसके मौका देने की ज़रूरत है, उसको आगे लाने की ज़रूरत है, ना कि आप ये कह के देखें कि ये छोटा ही कुछ नहीं करेगा। अगर यूपीएससी कमेटी की बात करें तो वो उनका ये वर्ड होता है, कई इंटरव्यू मैंने देखे हैं कि सुझाव क्या करें, आप लोग बताइए हमें क्या सर। इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो वो बोलती है बताइए क्या सुझाव करें, हमने इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है हिंदी माध्यम के लिए, लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ते नहीं है, तो उसका क्या कर सकते हैं? आप सुझाव बता दीजिए, क्या कर सकते हैं वो लोग? अगर वो हिंदी मीडियम पढ़ते नहीं हैं तो इतना अच्छा तब तो पीएम भी नहीं है। क्योंकि हिंदी माध्यम के क्षेत्र के लोगों से बनारस से आके जब कहते हैं कि हम पीएम हैं और बनारस से आके हैं तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ख़त्म करो इस हिंदी का नामो निशान, उनका एक ही नारा तो मुझे इनडायरेक्ट रूप से लगता है। सीधा तो कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, पर जो बंद कमरे का है ख़त्म करो हिंदी का नामो निशान। वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करना चाहते हैं कि जो उनके बैठाए गए आयोग हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे किसी भी आयोग में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के आयोग में बैठाए गए हों, वो कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम से जिसे कहते हैं प्रभावित हैं, कुप्रभावित हैं, जिसे कह सकता है कि उनकी विचारधाराओं से वो प्रभावित हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो झुकाव देना चाहते हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम एक पुरुष हैं, हम पुरुषों की तरफ झुकाव इसलिए देंगे क्योंकि हम उन तो आपकी समस्याओं को समझते हैं। यही महिला की बातों को हम थोड़ा कम समझ पाएंगे कि उसके जो कुछ भी कह लीजिए, जैसे यहाँ पे जुड़ाव है, महिला अच्छे समझ लेगी कि उसकी बातों को, कि उसे क्या प्रॉब्लम चल रही है इंटरनली, वो उस बातों को अच्छे समझ पाएगी। यहाँ पे यही तर्क है कि वो जहाँ से निकल के आए ना साहब, वो उसको ज़्यादा प्रेफर देना शुरू कर दिए हैं। इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि हम पीछे हैं, बशर्ते ये है कि हमें मौका तो दो के देखो। और इसके पहले जब मौका दिया था तो क्या हम तो आईएएस नहीं थे? तब हम क्या शासन नहीं चला रहे थे? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें जो ब्यूरोक्रेट सीनियर्स बैठे हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गेम चेंजिंग है। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो पश्चिम के देशों से है उससे कुंठित होकर और प्रभावित होकर ये सारी फैसलाएं और इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कहा जाता था कि मिस इंडिया यूनिवर्स इंडिया को इसलिए बनाया जाता था कि यहाँ पे जो मार्केटिंग है ना, वो क्रीम पाउडर बिके, इसीलिए इंडिया के लोगों को मिस यूनिवर्स बनाना शुरू किए कि जब यहाँ के लोग जब रहेंगे तो क्रीम पाउडर यहाँ बिकेगी। क्रीम पाउडर से कुछ नहीं होता है साहब, वो एक गेम है, वो गेम वही है। तो जब इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा आएगा ना, तो इंग्लिश मीडियम, यूरोपीय चर्च, क्रिश्चियन कॉलेज को ज़्यादा मान्यता दी जाएगी। जब क्रिश्चियन कॉलेज को ज़्यादा मान्यता दी जाएगी तो क्रिश्चियन कॉलेज में पैसे बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, और वो पैसा जाएगा कहाँ? यहाँ से सीधा वहाँ। हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या शायद जो लोग देख रहे हैं वो शायद बोल रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ दबा दी जा रही है, या उनकी आवाज़ सुनने के लिए काबिल नहीं, क्योंकि एक मोटी रकम या एक मोटा सम्मान या मोटी चीज़ें पहुंचा दी जा रही है उनके पास। जो बैठे हैं मेन बॉडी में वो चुप हैं। सर अगर हम कुछ एक शब्दों में अगर ये कहें तो क्या हम एक शब्द इस तरह प्रकार से कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं कि यूपीएससी आयोग कमेटी में अगर 20 सदस्य हैं तो आप 10 हिंदी माध्यम के रख लीजिए, 10 इंग्लिश माध्यम के रख लीजिए, हमारा सफिशिएंट रहेगा। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप आयोग हैं और आप कह रहे हैं कि 20, जैसे कि कहा जाता है ना कि किसी कमेटी बनती है न्याय करना है, तो आप
रखते हो ना, तो आप 10 हिंदी मीडियम के प्रोफेसर या 10 हिंदी मीडियम के आईएएस जो चुनेंगे उनको रखो। और मैं तो कहता हूँ कि इंटरव्यू में पारदर्शिता लाओ, और हिंदी में कितने सेलेक्ट हुए कितने नहीं सेलेक्ट हुए ये भी पारदर्शिता लाओ। और वो कॉपी हिंदी में लिख रहा है, इंटरव्यू हिंदी में दे रहा है, कि कॉपी इंग्लिश में लिख रहा है, इंटरव्यू इंग्लिश में लिख रहा है, ये सभी पारदर्शिता लाओ, ताकि पता तो चले कि वास्तविकता खेल हो कहाँ रहा है, हमसे चूक हो रही है या हम सही है, आप चूक करवा रहे हो या आपसे चूक हो रही है। इंटरव्यू में जो आप ले रहे हो, जब आपको मैंने वहाँ पे लिख दिया कि हमें इंटरव्यू हिंदी में देनी है, तो आप वेलकम और क्वेश्चन का शुरुआत इंग्लिश से क्यों कर रहे हो? हम पहले ही वहाँ पे इंटरव्यू का मतलब ये है ना कि पर्सनालिटी डेवलप और स्किल चाहिए, हम वहाँ पे पहले नर्वस हो जा रहे हैं, तो हम और चीज़ों के आंसर देने में कहाँ से असहज महसूस करेंगे? आप उसका भी तो खेल चल रहा है ना यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो इंटरव्यू बैठे हुए हैं वो एकदम इंग्लिश भाषाओं से लयबद्ध हैं, परिपूर्ण हैं। तो उनको हिंदी की जो लोकल लैंग्वेज है ना, जो व्यक्ति देता है, जैसे राजस्थानी व्यक्ति कुछ राजस्थान का ऐड करेगा चाहे कितना भी हो, जैसे कहते हैं ना कि जिसका वंशज उसी का रंग रूप। सर अपने क्षेत्र का लहवा तो आ ही जाता है, लेकिन तो उसकी बातों को जब वास्तविकता रूप से जब नहीं समझेगा गहराइयों को, तो उसकी बातों में जो छिपा हुआ पीछे का उसकी तर्क है वो कैसे समझेगा? और सर ऐसा भी होता है कि अपने क्षेत्र के कुछ वर्ड हैं जो हमारे तकिया कलाम होते हैं, हम ना चाहते हुए भी हमारी लैंग्वेज में आ जाते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम क्यों कहते हैं विदेश में जाके? क्योंकि भारतीय भाषा है ना वो। रसिया रसियन कहते हैं, तो हम भी तो वही कह रहे हैं। लेकिन आप हिंदी मीडियम कहीं ना कहीं बैठाइए। मैं कह रहा हूँ हिंदी मीडियम को टीचर जो प्रोफेसर कॉपी चेक कर रहा है मेंस की, वो प्रॉपर हिंदी का ज्ञाता हो। ये नहीं कि आईएम से पढ़ के और ऑक्सफोर्ड से हिंदी पढ़ के आ रहा है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में हिंदी पढ़ने भी जाता है तो इंग्लिश में ही पढ़ता है। हिंदी पढ़ता है लेकिन पढ़ता है इंग्लिश मीडियम, हिंदी इंग्लिश मीडियम से है। उसके शब्दों के चयन जो कोर शब्द है ना हिंदी के, वो नहीं समझ पाता है। और जो गूगल ट्रांसलेट कोर शब्द करके उनको देता है, हम उसमें ना लिखते हैं, हम आम बोलचाल की भाषा में शब्दों को लिखते हैं, उसको जो समझ नहीं पाता है। कहीं ना कहीं उसको वो जो वास्तविकता नंबर देने की ज़रूरत है वो नहीं देता, और 2 नंबर 4 नंबर जहाँ कम मिला तो वहीं से वो पीछे होना शुरू हो जाता है, और मोटिवेट होने के बजाय डीमोटिवेट होना लगता है कि जो होनहार बच्चा है वो भी जब पीछे हो गया तो हम तो अभी पहले पायदान पे थे, हमें हिम्मत कहाँ से मिलेगी? और सर एक तरह से मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर उठाना चाहूँ, जिस समय पे हमारे देश में साइमन कमीशन आया था हमारी शासन व्यवस्था को मोडिफाई करने के लिए, देखने के लिए, तो पूरे देश ने उठकर उसका विरोध किया था। क्यों? क्योंकि उसमें अपने भारत का कोई भी एक भी कैंडिडेट नहीं था। उसी तरह से अगर यूपीएससी कमेटी में एक भी हिंदी माध्यम का टीचर्स नहीं होगा तो सर सभी को विरोध करना चाहिए। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अंदर से आपको स्वयं को निर्णय करना होगा कि आपको कल इस लोकतंत्र की सत्ता में भागीदारी रखनी है कि नहीं। इस ब्यूरोक्रेट्स में आपके बच्चे आएँ कि ना आएँ, ये आपको स्वयं फैसला करना होगा। मेरा जो फैसला है या मेरा जो आपसे एक निवेदन है कि आप आगे आएँ, लड़ें, अपनी मांगों को मांगें, और समय रहते हुए अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक मैसेज दें और उनके लिए करके जाएं, ताकि वो कल को जब ये आएँ तो कहें कि आप जब जैसे कहते हैं ना कि जयचंद जो हमारे घर में है, हम जयचंद को क्यों कहते हैं कि अगर जयचंद ने ना मदद की होती तो आज हम पे इस कंट्रियाँ बाहर के आके राज न की होती। तो जयचंदों को भगाएं और हम अपने गवर्नमेंट का सहयोग करें, जो सही में मूल रूप से है, अपने लोगों का सहयोग करें और उनसे लड़ें, ताकि हम आपस के लोग जीते, ना कि हम आपस में अगर चुपचाप हाथ धर के बैठे रहेंगे, तुम करो तुम करो तुम करो, तो कोई नहीं करेगा और एक दिन वो शासन सत्ता हम पे हावी हो जाएगी और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वही बात है ना कि धीरे 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 पहले तेल की कढ़ाई में उबाल दो, और जब हमारे अंदर जान खत्म हो जाए तो कहो कि लड़ लो आके। फिर हम लड़ेंगे कहाँ से साहब, जब जान ही शक्ति खत्म हो गई तो। अविनाश सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपके क्षेत्र में जो लोग हैं उनमें से जयचंद कौन है, आपके साथ में सपोर्टिव है या आपके विपक्ष में है। उन चीज़ों को पहले आप पहचानोगे, तब उसके बाद में आप इस चीज़ पे वर्क कर पाओगे। क्यों सर? हाँ, मतलब ये कहने का मतलब कि जो जयचंद कहने का यहाँ आशय है कि जो हिंदी मीडियम को भगाना चाहते हैं, जो मैं ये तो साफ कहता हूँ ना कि कहीं ना कहीं अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा जब सेलेक्ट होगा, जैसे कहा जाता है कि IITian बनना है तो राजस्थान जाना ही जाना होगा, कोटा जाना होगा, तो कोटा में मार्केट बहुत अच्छा चलने लगा, कोचिंग अच्छी चलने लगी। उसी तरह अगर ब्यूरोक्रेट्स में इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा लोग होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हर बच्चा इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेना चाहेगा। तो स्वाभाविक सी बात है क्रिश्चियनों की स्कूल में ही एडमिशन लेंगे, तो उनके पास एक मोटी रकम फिर पहुँचने लगेगी धीरे धीरे। पहले उन्होंने एक गेम प्लान बहुत लंबा है। अगर किसी पे राज करना है तो कहा जाता है ना कि मानसिक रूप से राज करो।
हथियार के दम पे राज नहीं किया जाता। तो वो इस तरीके से फ्रेम वर्किंग करा रहे हैं ताकि इंग्लिश मीडियम का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो अपने आप हिंदी मीडियम का बच्चा या हिंदी मीडियम के परिवार या हिंदी मीडियम खत्म करके कि इंग्लिश ही ठीक है यार, यही इसी में जब सिलेक्शन होना है तो इसी में क्यों ना हम घुल मिल जाए। जैसे कि हमारी धोती खत्म करके हमें जीन्स पहना दिया गया, पर हम धोती में कहीं ना कहीं शारीरिक व्यवस्था में बहुत आरामदेह था, ये जीन्स बहुत न कहीं घातक पैदा हो रहा है आज आने वाले समय में, चाहे वो महिलाओं के लिए हो चाहे पुरुषों के लिए हो। उसी तरह कहीं ना कहीं जो माध्यम है वो कहीं ना कहीं हमें आपको सबको एक मोबिलाइज कर रहा है कि इंग्लिश ही परफेक्ट है, आपका भाषा कुछ नहीं। हमारी संस्कृति, हमारी मूल रूप से भाषा और हमारी पहचान, उसको ख़त्म करने का भी प्रयास ये कर रहे हैं। हाँ सर, अभी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन्होंने 1-2 अटैम्प्ट दे लिया, उनके पास 1-2 अटैम्प्ट बचे हुए हैं यूपीएससी के लिए, तो क्या उन स्टूडेंट को अपना माध्यम चेंज करने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा परेशान स्टूडेंट है नाउडेज, तो क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन बताइएगा मुझे। आप अगर जो बात बोल रहे हैं कि जैसे मैं एक यहाँ पे उदाहरण पेश करूँ, ओलंपिक में जाने के बाद जब आप वहाँ पे ओलंपिक में जो योद्धा लड़ने जाता है ना, तो उसके पहले जितना आपने सीख लिया, जब आप ओलंपिक में पहुँच गए तो जो आपको कला आती है, आपके जो देश की या आपके जो गुरु ने कला सिखाई है, उसी कले से आप लड़िए और उसी कले से प्रदर्शन करने के बाद आप स्वर्ण पदक लाइए। अगर आप माध्यम चेंज कर देंगे तो आपके पास वक्त कहाँ है साहब, यहाँ तो वक्त का भी तो समय है ना, वक्त कहाँ मिलेगा आपको संभलने के लिए। या तो अगर आपको लगता है कि आप संभल सकते हैं तो ठीक है संभलिए, अगर लगता है कि नहीं संभल सकते, क्योंकि मैंने कहा ना कि पानी इंपॉर्टेंट है साहब, माध्यम कोई भी हो, अगर आप अपने में कंफर्ट हैं तो ठीक है, और नहीं कंफर्ट है तो भाई आप देख लीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा, क्योंकि जो इंसान आखिरी अटेम्प्ट बचा है या 1-2 अटेम्प्ट बचा है, वो इतनी मेहनत करने के बाद अब उसमें जाना उचित रहेगा। मुझे तो लगता है कि आप उसमें और थोड़ी अपनी सुधार करिए, कहाँ भूल हुई है उसको सुधारिए और आगे और तेज़ी से मेहनत करिए और कहीं ना कहीं उसको क्रैक करके आप उस काबिल पे जाइए और अपने आने वाली पीढ़ियों को ये मैसेज दीजिए कि आपको किस तरीके से रणनीति लानी है ताकि आप इस पर सफल हों। अविनाश सर, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान एक ऑप्शनल की तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि अभी जो न्यू बिगनर है उनको बहुत बड़ा डाउट होता है कि ऑप्शनल में मैं क्या लूं, और हर चौराहे पे आपको राय देने वाले मिल जाते हैं, हमें भी कि आइए डीएम बनना है, हम बताते हैं किस तरह से आप डीएम बन सकते हैं। तो ऑप्शनल का क्या रोल रहता है और किस तरह से उसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का जवाब तो मैं स्वयं दूंगा, क्योंकि मैं भी जब दिल्ली आया हुआ था तो मेरे सामने भी ये चैलेंजेस बहुत तेज़ थे कि मैं ऑप्शनल क्या रखूं। तो यहाँ पे एक टीचर मुझसे मिले, बोले कि आप एक काम करो, आपके पास वक्त है? मैंने बोला हाँ। बोले आप पहले मेंस के जो जीएस के पेपर हैं उसको पढ़ो, एनसीईआरटी की बुकें पढ़ो, उसके बाद आप फैसला लो कि आप किस में सहज महसूस कर रहे हो, और देखो कि टीचर क्या अवेलेबल है, नोट्स किस तरीके से अवेलेबल हैं। उसके बाद आप एक फ़ैसला लो कि हाँ, आप स्टार्टिंग में उसके लिए परेशान मत हो, माना कि हाँ ठीक है परेशानी है, समय है, पैसा लगता है, लेकिन आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने पढ़ो, पहले समझो कि हाँ मैं किस में ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, अपना प्रदर्शन मेरा कितने इसमें ज़्यादा अच्छा है, मेरी रुचि किस में है, उसके अनुसार ही आप सब्जेक्ट चयन करो, पहले से ही मत चयन कर लो। क्योंकि इस फील्ड में जब आप उतरोगे ना, जैसे कहते हैं ना कि नदी में जब उतरो ना तब तो आपको पता चलेगा गहराई तो गहराई, नदी की बहाव की रफ्तार भी तभी पता चलेगी कि हम किस तेज़ी से तैरें। क्योंकि बाहर से देखने में तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब वहाँ उतरो तब आपकी स्टेमिना समझ में आती है कि हमारी स्टेमिना कितनी है। उसके अनुसार आप ऑप्शनल को तय करो, उसके अनुसार आप ऑप्शनल तय करने के बाद उसके कार्यों को करो और उसके तरफ झुकाओ। पहले ऑप्शनल तैयार करने का मतलब मुझे लगता है घातक होगा। अविनाश सर, जिस तरह से अगर आपको कोई गाइडर मानता है, आपको तो लाखों बच्चे देखेंगे अभी जब ये वीडियो जाएगा, तो उस हिसाब से आप मेरे को बताइएगा 2 स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर आप बता पाएँ तो मेरे लिए पर्याप्त होगा, स्टूडेंट के लिए भी पर्याप्त होगा, कि इनमें से आपको अगर इंटरेस्ट है तो चूज कर सकते हैं। देखिए, स्कोरिंग सब्जेक्ट तो उनका पर्सनल होता है जिसमें वो इंटरेस्ट हो, उन्हीं का स्वयं। लेकिन जहाँ तक ये माना जाता है कि हिंदी लिटरेचर एक फिक्स है, क्योंकि उसमें कुछ बदलाव नहीं होना है समय के साथ। आप पॉलिटी, जैसे मेरा पॉलिटी है ऑप्शनल, लेकिन पॉलिटी में क्या है कि चैलेंजेस बहुत हैं, इकोनॉमिक्स में चैलेंजेस बहुत हैं, क्योंकि हर दिन कुछ नया है जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, करंट से ऐड हो रहा है। लेकिन आप जैसे आप जियोग्राफी ले लेंगे तो उसमें बदलाव बहुत सीमित होता है, 10 साल 15 साल में कोई चीज़ें ऐड होती हैं। जियोग्राफी और हिंदी लिटरेचर और संस्कृत जो कि है, इन सब में ऐड बहुत कम होता है, एक चक्कर जो पढ़ लिया और कंठस्थ कर लिया तो वही है। ये मुझे लगता है प्रिफेयर ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैं पॉलिटिकल साइंस इसलिए रखा हूँ क्योंकि मुझमें उसमें दिलचस्पी है और मुझे लगता है कि मैं उसमें अच्छा कर सकता हूँ।
थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि आप 2 सब्जेक्ट ऐसा बताइएगा जिसमें थोड़ा सा स्टूडेंट स्कोर कर सकें, और कंटेंट वाइज अगर 2 सब्जेक्ट और बताते हैं कि आपको कम से कम इस ऑप्शनल में पढ़ना पड़ेगा तो थोड़ा और सूटेबल रहेगा भैया। जैसे कि सीधी सी बात है कि आप जिस जगह पे हैं, जिस क्षेत्र में हैं, और आपके पास उपलब्धता किस चीज़ की है, सबसे पहले आप उसको देखिए। दूसरी कि आप सहज किस में महसूस कर रहे हैं। हिंदी, ज्योग्राफी, संस्कृत मैंने इसलिए बोला कि संस्कृत और जो हिंदी लिटरेचर में कंटेंट बहुत कम है, आप बहुत जल्दी उसको कवर कर सकते हैं, कम समय में बहुत ज़्यादा जान सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप क्वालिफाइंग के नज़दीक या क्वालिफाइंग भी कर सकते हैं। ये 2 सब्जेक्ट बहुत ही आपके लिए कमांडेबल है। बाकी और सब्जेक्ट के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है। अपना सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, अगर आप अपनी तरफ से न्यू बिगिनर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए कुछ राय बताना चाहें, अपनी तरफ से कुछ भी बताना चाहें तो प्लीज़ 2 मिनट का टाइम दीजिए। न्यू बिगनर्स के लिए तो बहुत बहुत बधाई और इस क्षेत्र में आने से वेलकम। लेकिन आप ये क्षेत्र में कदम रखने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि बैक सपोर्ट लेके चलिए, क्योंकि एक लंबा खेल है। जिनका पहली बार में सिलेक्शन हो रहा है उसके पीछे की रणनीति आप नहीं जान रहे हो पर्दे पे, बस जैसे सिलेक्शन हो रहा है आपको ये दिखाया जा रहा है, पर वक्त कैसा लगा, उसके पीछे के टीचर्स, गाइडेंस, उनके पेरेंट्स क्या थे वो आपको नहीं पता है। आप अपने पेरेंट्स, टीचर्स को देख के चलिए, और सारा ध्यान आप टीचर को ना देके खुद के बनाए हुए नोट्सों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मटेरियल देखिए, बुक्स देखिए, कई चीज़ें पीआईबी देखिए, और नेट का बहुत ज़्यादा सहयोग करिए। टीचर के बजाय आप, मैं तो कहूँगा कि यूट्यूब और नेट का सहारा लीजिए, और वहाँ से पढ़ने की आप ज़्यादा, क्योंकि वो जो आप पढ़ेंगे वहाँ से जो देखेंगे वो आपका होगा, आपका रिसर्च होगा, और जो टीचर बताएंगे वो बनी बनाई बातें बस उतना ही बताएंगे जितना उनको बताना है। तो आपके अंदर वो नहीं बैठे, वो अपनी दिमाग बता रहे हैं, लेकिन आईएएस आपको बनना है, उनको नहीं। इसलिए आप अपनी मेहनत को ज़्यादा तर प्रयास करिए। टीचर पर डिपेंड के बजाय टीचर को केवल एक गाइडेंस के रूप में रखिए, टीचर को डिपेंड के रूप में नहीं। ये था अविनाश भैया के साथ में आज का थोड़ा सा गुफ्तगू, जो हमने बातें की, थोड़ा सा डिस्कशन किया हिंदी माध्यम के क्या क्या कारण थे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए 1% भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभिषेक भैया आपको, अविनाश भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दोबारा से हमारे लिए टाइम निकाला। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।